बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तहरीक-ए-एतमाद की खबर है, लेकिन ऑब्वियसली इस तहरीक-ए-एतमाद से वाबस्ता जितने भी लोग हैं इस वक्त खबर बने हुए हैं, चाहे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हो, उनकी हुकूमत हो, शहबाज शरीफ, अपोजिशन की जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, और फिर अब मामला अदालतों तक पहुँच चुका है। एक दरख्वास्त, एक रेफरेंस जो था दायर किया गया सदर की तरफ से, हुकूमत गई और उन्होंने तशरीह मांगी है आर्टिकल 63(1)A के हवाले से, और उन्होंने पूछा है कि इसकी तशरीह की जाए। कुछ सवालात भी रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो सवालात रखे गए, अहलियत का सवाल है कि क्या इनकी अहलियत जो है, नाअहलियत, अगर कुछ किसी भी शख्स को नाअहल किया जाता है तो वो अहलियत सारी उम्र के लिए होगी या कुछ एक टर्म के लिए होगी। ये बहुत ही सीरियस किस्म के सवालात हैं। और फिर वोट काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आज राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 24 को इसकी समाअत हो रही है सदारती रेफरेंस के हवाले से। इसमें जो जजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, फिर इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इसमें शामिल हैं, जो इस बात की तशरीह करेंगे कि आर्टिकल 63A असल में है क्या, और जो कि सदारती रेफरेंस दायर किया गया है। अच्छा, अब ये भी सवाल है कि आर्टिकल 63A में दर्ज नहीं कि डिफेक्ट करने वाला रुकन कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। वफादारी तब्दील करने पर आर्टिकल 62(F)(A) के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए। ऐसे अरकान पर हमेशा के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हों। और फिर क्या वोट खरीदारी के कल्चर को रोकने के लिए 63A और 62F की तशरीह की जाए और मुनहरिफ अरकान का वोट मुतनाज़ समझा जाए। ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया गया, और नाअहली का फैसला होने तक मुनहरिफ वोट गिनती में शुमार ना किए जाएं। क्योंकि अगर जिस भी रुकन ने सुप्रीम कोर्ट में जो जाता है, वोट जब अपना वो डालेगा, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचता है, तो फिर गिनती होगी, और उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली किस बुनियाद के ऊपर क्या उसे रोक सकता है या नहीं रोक सकता। ये बड़े संजीदा सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे गए हैं। और अब देखना ये होगा, क्योंकि उस दिन के रिमार्क्स की शक्ल में, कि ये स्पीकर का इस्तेहकाक है, स्पीकर की अपनी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ने अपना जो इस पर कहा, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई, और उसे सियासी तौर पर दोनों तरफ से इस्तेमाल किया गया। एक तरफ से कहा गया कि अपोजिशन का ख्याल था कि उनकी जीत होगी, लेकिन अदालत ने बता दिया, और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सवालात किए गए, लेकिन वो उन्होंने मुनासिब समझा कि मीडिया को वो उसका सामना ना करें। और उस दिन राय साहब, अहाताए जो कमरा अदालत के बाहर जो अहाता था, वहाँ पर सवालात के जवाबात नहीं लिए गए, सवालात नहीं लिए गए और ना ही उनके जवाबात दिए गए, और वो लोग चले गए। अब राय साहब, क्या सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने? सवालात भी आ गए, तारीख का तयन भी कर दिया गया, और अब लार्जर बेंच इस बात का फैसला करेगा कि जो सवालात पूछे गए हैं इनका जवाब क्या है। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, एक फ़ैसला अदालतें करती हैं और उस फैसले के ऊपर एक फ़ैसला तारीख करती है, और तारीख का जो फ़ैसला है वो हमेशा ठीक फ़ैसला होता है। यानी तारीख किसी फ़ैसले को ट्रीट करने में कभी भी गलती नहीं करती, कभी भी ज़्यादती नहीं करती। आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ को 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बाहर जाने देने का जो फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके ऊपर तारीख ने फ़ैसला किया कि ये फ़ैसला गलत था। आज भी लाहौर हाई कोर्ट को ये फ़ैसला हॉन्ट कर रहा है, लाहौर हाई कोर्ट का मजाक बना हुआ है। और 50 रुपये का जो स्टैम्प पेपर है वो एक इस्तारा बन गया है कि आप 20-20 अरब रुपए की करप्शन करें। जितने बड़े आप करप्ट हैं, जितना ज़्यादा करप्शन का आपके ऊपर इल्ज़ाम है, उतनी आसानी से आप 50 रुपये का स्टैम्प पेपर दें और बैरून मुल्क चले जाएं, और आला अदालत आपको बैरून मुल्क जाने देगी। जस्टिस कयूम के फैसले
आज तक शरीफ फैमिली को और जस्टिस कयूम को हॉन्ट कर रहे हैं। आप देख लें कि आज भी जस्टिस कयूम की उन फ़ोन कॉल्स का जिक्र किया जाता है जिसके क्लिप्स भी मौजूद हैं, जिसकी ऑडियो टेप्स भी मौजूद हैं। अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो गूगल करके यूट्यूब पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जस्टिस कयूम को शहबाज शरीफ कॉल्स करके बता रहे थे कि फ़लाँ को इतने साल सज़ा देनी है और फ़लाँ को इतना जुर्माना करना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको फांसी देने का जो फ़ैसला था वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ को हॉन्ट कर रहा है। तो तारीख़ जो है वो बहुत बड़ी जज होती है किसी भी फ़ैसले के मुतल्लिक। अब जो 5 रुकनी बेंच बना है इसकी जानिब आ जाएं। ये एक मुनासिब बेंच बनाया गया है चीफ़ जस्टिस की जानिब से, क्योंकि चीफ़ जस्टिस के पास ये अख्तियार होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कमेटी बननी चाहिए। इससे पहले कभी भी उनको ये ख्याल नहीं आया था कि कोई कमेटी बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की, जो कि बेंचेस का फ़ैसला करे कि बेंच कितना बड़ा होगा, कितनी तादाद होगी उसके अंदर जज साहिबान की, और उसका सरबराह कौन होगा। अब चूंकि जो भी बेंच बनता है, चाहे उसके अंदर चीफ जस्टिस भी बैठे हुए हों, हर जज का वोट एक ही काउंट होता है। ये नहीं है कि कोई सीनियर जज है, कोई जूनियर जज है या कोई चीफ जस्टिस है, उसका वोट फैसले में एक ही काउंट होता है। अब जो आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक डिफाइनिंग मोमेंट है, एक फ़ैसला कुन लम्हा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान का जो आइन है क्या वो इस तरीके से बनाया गया था कि वो एक बुराई को रोके, या उसकी तशरीह इस तरह से की जा सकती है कि वो एक बुराई को होने की इजाज़त भी दे और उसको फ़रोग भी दे। यानी ये तो बिल्कुल आया हो गया है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। अगर आप एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ कर लें, एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि अपोजिशन ने ये जो 22-22, 24-24 करोड़ रुपए में ख़रीदे अरकान कौमी असम्बली, इसका कोई सबूत उन्होंने नहीं रहने दिया। फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए, हालांकि इसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन चलें एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें। लेकिन फिर भी आइन ये कहता है कि आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते। आप जिस जमात के प्लेटफॉर्म से जीते हैं या आज़ाद जीतने के बाद आप जिस जमात के अंदर शामिल हो गए हैं, उसके बाद आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते। 14वीं तरमीम भी आपको इससे रोकती है। आर्टिकल 95(2) आपको रोकता है इनफरादी हैसियत में वोट डालने से। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन क्या है? यानी 5 रुकनी जो बेंच है जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी है, चारों सूबों से ये जज साहिबान लिए गए हैं, और शायद इसका एक मकसद ये भी हो कि ताकि बेंच जो है वो गैर मुतनाज़ा रहे और इसके ऊपर कोई तनकीद ना कर सके, क्योंकि इस बात का बहुत इम्कान मौजूद है कि अगर ये आइन के मुताबिक मेरिट के ऊपर फैसला होता है तो अपोजिशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वावेला करेगी। लेकिन तशरीह क्या करनी है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या तशरीह करनी है कि क्या ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है, जो कि अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी और आइनी तौर पर भी एक गलत काम है, क्या इसकी इजाज़त देनी चाहिए? सबसे जो अहम सवाल है कि क्या ऐसे लोगों का वोट काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि ये काउंट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये अखलाकियात के मयार पर भी पूरा उतरेगा। ये हमेशा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक घिनौना धंधा है इसको दफन कर देगा। इसको मुकम्मल तौर पर एक नई नज़ीर बन जाएगी, और ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो गंदा खेल है जो मुस्तकबिल में अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। इस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, मुस्तकबिल में ये किसी भी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। ये घिनौना धंधा ख़त्म हो जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि नहीं, इनके वोट काउंट हो सकते हैं और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है, तो इसका मतलब है कि फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे आइन की तशरीह इस तरह से करेगी कि हमारा आइन बुराई को फ़रोग देता है, उसको सपोर्ट करता है, हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट करता है, फ्लोर क्रॉसिंग को सपोर्ट करता है। तो इसलिए जो कॉमन सेंस है,
क्योंकि आइन ये जो पाकिस्तान का है ये मुत्तफ़िका आइन है, बहुत सोच विचार के बाद इस आइन को बनाया गया था। तो जो कॉमन सेंस है, यानी अगर आप किसी आम शख्स से भी पूछें, किसी आम आदमी से भी पूछें जिसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे अगर अखलाकियात के म्यार पर भी आप पूछें कि क्या एक पार्टी टिकट पर एक उम्मीदवार इलेक्शन जीता, मिसाल के तौर पर नून लीग को ले लें, नवाज शरीफ के नाम पर उसने वोट लिए, नून लीग के टिकट पर वोट लिए, लेकिन बाद में अगर वो कहता है कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा, नया इस्तीफा भी नहीं दूंगा और पीटीआई में शामिल हो जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के साथ धोखा हो रहा है जिन्होंने नवाज शरीफ के नाम पर और नून लीग के नाम पर इनको वोट दिए थे। इसी तरह इन लोगों को वोट मिले हैं इमरान खान के नाम पर और तहरीक इंसाफ के टिकट पर। तो इसका मतलब है कि ये अपने हल्के के आवाम से भी धोखे के मुर्तकिब हुए हैं। तो ये तो एक अगर सवाल बहुत आसान और आम पैराए में भी किसी के सामने रखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये फैसला करना कोई मुश्किल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है कि उसका ये फैसला तारीख में कैसे याद रखा जाएगा। ये तारीख जो है ये कभी किसी को माफ़ नहीं करती। तारीख हमेशा अदालती फैसलों के ऊपर अपना फैसला सुनाती है। बहुत से फैसले हैं तारीख में जो आज सुनहरे हरूफ में लिखे जाते हैं और बहुत से फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर लानत मलामत की जाती है कि ये किस किस्म के फैसले थे। तो राय साहब, इसमें एक और भी बात है। अदालत की हम बात मुसलसल कर रहे हैं, लार्जर बेंच बन गया, फैसले कैसे होंगे, अभी हम कमेंट उस तरह नहीं कर सकते, क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी। लेकिन आप क्योंकि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप इस पे ज़रूर काम करें, और ये बहुत ही एक अच्छी तजवीज़ भी है जो मेरी कुछ लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। जब ये अमेंडमेंट की गई 63 और ये कानून जो है आइन में एक नई शिक जो लाई गई हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, मियां नवाज शरीफ के दौर में उस मीटिंग, यही मैं कह रहा हूँ कि उस मीटिंग के जब ये डेलिब्रेशन हो रही थी तो मीटिंग मिनट्स निकाल के देख लिए जाएं कि किस जमात ने क्या कहा था, और हर बंदे की इनपुट पता चल जाएगी कि उस वक्त इन लोगों का मौकिफ क्या था। मीटिंग मिनट्स अगर हम निकाल सकते हैं तो उन्हें जरूर निकालना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए इस हेयरिंग से पहले। देखें, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में ये आईनी तरमीम जब आई तो इसका मतलब है कि हुकूमत इस आईनी तरमीम के पीछे खड़ी थी। हुकूमत के बगैर तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी। तो ये तो हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉस करना अगर आइन के तहत, यानी आइन की तशरीह इस तरह से कर दी गई कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है ये जायज़ अमल है, तो इसका मतलब यह है कि आपका पूरा पार्लिमानी ढांचा, पूरा आपका जो आइनी ढांचा है ये कोलैप्स कर जाएगा। आप आइन की तशरीह इस तरह से करेंगे कि एक गैर कानूनी काम को आप आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत सुनहरी मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास, और अभी दिन भी हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 24 मार्च को पहली मर्तबा 1 बजे इसकी समाअत होनी है, तो एक दिन के अंदर ही इसका फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। तो 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास जो बुलाया गया है उस पर तहरीक अदम एतमाद पर सिर्फ बहस शुरू होगी, और अभी 25 मार्च को भी स्पीकर के पास 3 दिन तक बहस जारी रहेगी जी। 25 मार्च को भी अख्तियार है कि एक दिन के लिए फातिहा खानी के बाद वो इस इजलास को एक दिन के लिए मुलतवी कर दें। तो 3 दिन से लेकर 7 दिन तक की विंडो है। तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि बहुत अहम मामला है, और अगर एक आप कानून की रूह से देख लें, आइन की रूह से देख लें, अखलाकियात की रूह से देख लें, तो कोई वजह नहीं है कि अदालत इस फैसले पर ना पहुंचे कि इन ऐसे लोग जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है इनके वोट भी काउंट नहीं होने चाहिए, और अगर ये वोट देते हैं तो इनको डी सीट भी किया जाना चाहिए। ये एक बहुत आसान सा सवाल है। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देना है और ये फैसला करना है कि तारीख में उनके फैसले को किस नज़र से देखा जाए। राय साहब, 2 खबरें हैं, बल्कि 3 हैं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ही हैं। आर्मी चीफ ने साफ अल्फाज में कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा इज्जत की शहबाज शरीफ। ये मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से कहा जा रहा है, और वो ये कहते हैं कि मैंने हमेशा हुकूमत, यानी वो जाहिर सी बात है अपने घर की बात कर रहे थे,
अपने घर में यानी नवाज शरीफ में और हुकूमत के पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान बाकायदा एक ब्रिज का काम किया है, ये अल्फाज उन्होंने कहे। फिर ये भी कहते हैं, खैर काबे मुसावी के ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं इससे अलावा जो है इस पर बात करूँगा, और इससे अलावा हम एक वीडियो भी करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि असल में हुआ क्या है। अच्छा, क्या ये जो गठजोड़ की बात कर रहे थे और फिर एक ब्रिज की बात कर रहे थे, कितनी सच्ची है? ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेलते रह रहा है साहब। लास्ट टाइम हमने इनकी सियासत को चेक किया था तो हमें गुड कॉप और बैड कॉप ही नजर आए। एक भाई जो है वो आंखें दिखाते हैं और दूसरे जो है पैरों में पड़ जाते हैं। देखें, शहबाज शरीफ तो अपना केस और अपोजिशन का केस खुद ख़राब कर रहे हैं। अब उनको बताना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई ब्रिज का किरदार अदा किया तो ये किस वक्त की बात कर रहे हैं? वो क्या कोई मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद आने से ज़रा कुछ अरसे पहले की बात कर रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद आने के बाद की बात कर रहे हैं? और क्या इस ब्रिज बनने के बाद ही ये तहरीक अदम एतमाद आई है? ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और ख़ुद ये भी हो सकता है कि फ़ौज भी इसके ऊपर रिएक्ट करे, यानी फ़ौज को भी अमूमन इस किस्म की जब कोई बात आ जाए, इस किस्म का कोई दावा हो जाए, तो फ़ौज के पास 3-4 ऑप्शन होते हैं अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए। एक ऑप्शन तो ये होता है कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करना मुमकिन ना हो तो फिर ये होता है कि ट्वीट कर दें। ट्वीट अमूमन सियासी मामलात पर नहीं की जाती क्योंकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है और भारत समेत कई ममालिक में वो मॉनिटर होती है, तो सियासी मामलात पर ट्वीट नहीं की जाती, अगरचे DGISPR का जो ट्विटर हैंडल है उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई एक सहाफ़ी इस तरह का सवाल कर ले और उस सवाल के जवाब में DGISPR वजाहत कर दें कि इस तरह का कोई जो दावा किया गया है उस पर फ़ौज का क्या मौक़िफ़ है। और चौथा तरीका ये होता है कि किसी सहाफ़ी को ये ख़बर दे दी जाए और किसी सहाफ़ी के ज़रिए अपना मौक़िफ़ जो है वो अखबार में छपवा दिया जाए या TV पर चलवा दिया जाए। तो अगर शहबाज शरीफ इस किस्म के दावे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फ़ौज को और अस्करी क़यादत को सियासत में घसीट रहे हैं और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। यानी शहबाज शरीफ से अब PTI ये पूछने में हक बजानिब है कि ये आप किस वक्त के राब्तों की बात कर रहे हैं, क्योंकि DGISPR ने तो बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ज़ाहिर है कि फ़ौज इस वक्त जिस किस्म के चैलेंजेस से निमट रही है, दहशतगर्दी का चैलेंज है, बेतहाशा उनकी कुर्बानियाँ हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और बहुत से चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, फिर हॉस्टाइल एजेंसीज़ के हवाले से। तो इस पूरी सिचुएशन में शहबाज शरीफ जिस किस्म के इशारे दे रहे हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, उससे तो ये मौका दे रहे हैं बहुत से हलकों को कि वो इस किस्म के दावे करना शुरू कर दें या इस किस्म की बातें करना शुरू कर दें कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट का इशारा भी हो सकता है, तहरीक अदम एतमाद के पीछे भी कोई इस्टेब्लिशमेंट का इशारा हो सकता है। तो शहबाज शरीफ तो जानबूझकर इस वक्त इदारों को और फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी इज्जत दी जनरल बाजवा को और जनरल बाजवा इसको एक्नॉलेज भी करते हैं, तो अगर मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को इज्जत दी और जनरल बाजवा इसको एक्नॉलेज भी करते हैं, तो ये जो 3-4-5 हफ्ते पहले तक के नवाज शरीफ थे, ये कौन से वाले नवाज शरीफ थे? ये मियाँ नवाज शरीफ कौन से वाले नवाज शरीफ थे? ये मियाँ नवाज शरीफ ख्वाब में होते थे, सोए हुए होते थे, या उनका होशो हवास कायम नहीं होता था जिस वक्त वो ये कहते थे कि हम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे आर्टिकल 6 के तहत जब हम इक़्तिदार में आएंगे। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक ये सवाल करते थे और ये टोन इस्तेमाल करते थे कि जनरल बाजवा आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने जजों को मैनेज किया, आपने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई, आपके इमा पर जनरल फैज़ हमीद जज साहिबान से मिले और हमारे ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल आपने शुरू करवाया और मुझे पैनामा में आपने ही नाहल करवाया।
तो वो कौन से मियाँ नवाज शरीफ थे जिन्होंने जनरल बाजवा को इज्जत दी, और इस तरह से इज्जत दी जाती है किसी आर्मी चीफ को या किसी भी शख्स को कि उसके मुतल्लिक आप ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा गद्दारी का आपके ख़िलाफ़ चलाएंगे, या इस तरह से इज्जत दी जाती है कि मरीम नवाज़ आज़ाद कश्मीर में ये इस तरह के ट्वीट करें कि आज़ाद कश्मीर में फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है, और लोग जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज से आज़ादी मांग रहे हैं, इस तरह आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी फ़ौज से आज़ादी मांग रहे हैं। तो ये तो बड़ी मज़ीका खेज़ बात है कि ये जो कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी इज्जत दी, ये सबको पता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो किस तरीके से बूट पॉलिश करने के चक्कर में हैं और सीने से उन्होंने बूट लगाए हुए हैं। तो शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश करने के ऊपर तो चलें, उनका ये एक रवायत है, और मियाँ नवाज शरीफ की भी रवायत है कि जिस वक्त इनको जो बयानिया सूट करता है ये वही बयानिया अपना लेते हैं, और ये हमेशा गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलते हैं। लेकिन बूट पॉलिश करने पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, जाएं बूट पॉलिश करें, बूटों को सीने से भी लगा के रखें, बेशक बूटों को अपने सर के ऊपर जो है वो सवार कर लें, लेकिन इस बात की तो वजाहत ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरीके से ये इदारों को घसीट रहे हैं सियासत में, और ये किस वक्त की बात कर रहे हैं कि मैंने ब्रिज का किरदार अदा किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान। इसकी वजाहत लाजमी होनी चाहिए राज साहब। लेकिन जी जी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन राज साहब ये भी हमें बताएं, क्योंकि आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और मैं हमारे देखने वाले कहेंगे कि मैं नीचे देख रहा था, मैं नीचे नहीं देख रहा था, मैं जो खबरें हैं उनके ऊपर जो ताज़ा खबरें इस वक्त गिर रही हैं हम नज़र रख रहे हैं उसके ऊपर, और मैं चाहूँगा कि उस पर कमेंट किया जाए। राज साहब, ये खबरें लगवाई जाती हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तज्जिए लगवाए जाते हैं, कोई करीबी सोर्स होता है वो बात करता है, और फिर उसके तनाजुर में एक रिफ्लेक्शन होती है, ताकतवर हल्के अपने अगर स्पोक्समैन के ज़रिए बात नहीं करते तो अखबार के ज़रिए, और फिर समझा जाता है कि जनाब ये बात जो है इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि बूट जो है वो पॉलिश करें, इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बाकायदा ऐसे बयान देकर ताकतवर हल्कों को कह रहे हैं कि जनाब हम खादिम हैं, मैं पहले खादिम आला था और अब मैं आपका भी खादिम हूँ और हमारा पूरा ख़ानदान आपका खादिम बनने के लिए तैयार है। ये एक सॉफ्ट सिग्नलिंग की जा रही है। हुकूमत और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के राय साहब इस वक्त कहाँ पर हैं, किस पेज पर मौजूद हैं, इस पर आपके पास क्या खबरें हैं? सब कुछ ठीक है? क्योंकि सियासी खबरें ठीक नहीं आ रही। हमने हमेशा ये बात कही है राय साहब, आपने भी की है, मैंने भी की है, काफ लीग ने जब भी सियासत की है उसने इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, और आपकी पहले वाली बात कि लोगों के ज़रिए खबरें लगवाई जाती हैं अखबारात में चीज़ें। अब एक चैनल ने एक खबर लगाई है, ये बड़ी रेलिवेंट है, और वो ये कहते हैं कि हुकूमत के 3 बड़े इत्तेहादी जमातों का अपोजिशन की हमायत का फैसला 25 मार्च को ऐलान कर दिया जाएगा, उन्होंने नाम भी दे दिए, उसमें काफ लीग भी शामिल है। अब ये खबर अगर लगवाई गई और फिर दूसरी तरफ काफ लीग अगर जाती है तो इट मीन्स कि इस्टेब्लिशमेंट जो सियासत करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, वहाँ से उनको कोई इशारा मिल गया, कोई टेलीफोन कॉल आ गई, और जो इंटरव्यू जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए चौधरी ब्रदर्स की तरफ से, अगर कहा जाए परवेज इलाही साहब की तरफ से, तो उससे तो सर यही लगता है। देखें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ पैगाम रसानी तो हो रही है, हुकूमत की जानिब से कुछ पैगामात तो भिजवाए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट उन पैगामात के जवाबात भी दे रही होगी, क्योंकि मेरे पास ये इतला है 2 हुकूमती शख्सियात रावलपिंडी गई हैं, मेरे पास दोनों के नाम भी हैं, दोनों वफाकी वज़ीर भी हैं। अगले प्रोग्राम में मैं इनके नाम भी बता दूंगा, और अगर आप इसरार करते हैं तो मैं अभी नाम बता देता हूं कि एक बताएं सर, बताएं। कल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही हैं, मैं नाम बता देता हूं आपको। एक तो परवेज़ खटक और फवाद चौधरी, ये दोनों गए हैं रावलपिंडी, और ताकतवर हलकों की ताकतवर शख्सियत से इन्होंने मुलाकात की है। एक तो बहुत बड़ी गलत फहमी जो जन्म ले रही थी कि इस वक्त PTI के लोग कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ या जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर। ये एक साजिश की जा रही थी, और अपोजिशन के सोशल मीडिया सेल के बहुत से लोग डिस्प्ले पिक्चर्स अपनी चेंज करके इमरान खान साहब की पिक्चर्स लगा के और PTI के झंडे लगाकर फ़ौज के ख़िलाफ़ और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस पर FIA की एक रिपोर्ट थी,
और उस रिपोर्ट के जो मंदरजात थे वो भी इस ताकतवर शख्सियत के साथ शेयर किए गए। और ज़ाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद का जो इस वक्त माहौल है, जिस किस्म की पेचीदा सियासी सूरत हाल है, जिसमें कुछ हल्के इस सूरत हाल को जोड़ रहे हैं कि शायद यानी कोई शायद तो नहीं है, लेकिन कुछ हल्के जोड़ रहे हैं कि शायद इसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट का इशारा हो सकता है। तो इस पूरी सिचुएशन में जो अहम नौयत के पैगाम हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहुंचाना चाहते होंगे इस्टेब्लिशमेंट को, वो भी इन दो वज़रा के ज़रिए पहुंचाए गए होंगे। क्योंकि फवाद चौधरी रिसेंटली फ़ौज के बहुत करीब रहे हैं, फ़ौज के लिए बहुत वोकल भी रहे हैं, फ़ौज की बड़ी वकालत भी करते रहे हैं। और परवेज़ खटक चूँकि वज़ीर दिफ़ा हैं, तो इसलिए वज़ीर दिफ़ा का भी फ़ौज के साथ और फ़ौजी क़यादत के साथ एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़ होता है और उनका एक बड़ा ख़ास राब्ता होता है। तो इसका मतलब यह है कि सिग्नल्स जो हैं वो अभी मुनक़ता नहीं हुए, सिग्नल्स ऑन हैं दोनों तरफ और पैगाम रसानी तो हो रही है। अब आ जाएं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुमकिन तौर पर क्या सोच रही होगी। देखें, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। बाजवा साहब क्या सोच रहे हैं इन पर्टिकुलर सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो वाइब है इधर इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में, वो वाइब ये है कि 27 मार्च को ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि कह दिया था कि किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए वोट डालने के अमल में, और कुछ खदशात भी थे कि इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दों का गिरोह भी पकड़ा गया था, तो कोई दहशतगर्दी भी हो सकती है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरे पास इतलात आ रही हैं, जो मैं आवाम की पल्स देख रहा हूँ, क्योंकि बतौर साफ़ी हमें आवाम में जाना पड़ता है, उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है, उनकी ओपिनियन लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर लोगों का एक सुनामी आने वाला है। ख़ास तौर पर अगर ये डी चौक में जलसा होता तो आप देखते कि पाकिस्तान की तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट जाते। लोगों में इस कदर गमो गुस्सा है कि इस गमो गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। और बहुत तामुल के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त ये मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों को कि आपने पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है और पुरअमन रहना है। लेकिन जिस किस्म का लोगों में गमो गुस्सा है, जितनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में पीटीआई के 27 मार्च के जलसे में शिरकत के लिए बेताब हैं, जिस किस्म का मोमेंटम है इस्लामाबाद में, जिस किस्म के जज्बात हैं लोगों के, अगर कोई ऐसा लीडर होता जो इस गुस्से को, इस गम को और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो इस वक्त एक नफ़रत है, इस नफ़रत को इस अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस्लामाबाद में क्या कुछ हो जाता। और वो कुछ हो जाता जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के कंट्रोल में ना रहता, किसी के कंट्रोल में ना रहता। लेकिन चूंकि पीटीआई वफाक की सबसे बड़ी जमात है, 3 सीटें हैं उनकी इस्लामाबाद में, कुल मिलाकर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं, तीनों नशिस्तें इस वक्त पीटीआई के पास हैं। तो सिर्फ इस्लामाबाद में कितने ज़्यादा सपोर्टर हैं, कितने ज़्यादा वोटर हैं पीटीआई के, इस्लामाबाद में ये जलसा होना है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बाहर से कोई काफ़िले ना आए, किसी जगह से कोई काफ़िले ना आए, तो सिर्फ इस्लामाबाद से कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाएंगे। तो पीटीआई चूंकि वफाक की सबसे बड़ी जमात है, कितनी पंजाब में कितनी आबादी है इस्लामाबाद की? पंजाब में इनकी हुकूमत है जी, आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है। तो एक वफाक की जो नुमाइंदा जमात है उसको जिस किस्म की जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, वफाक को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे, जमहूरियत डीरेल ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई मार्शल लॉ का रास्ता हमवार ना हो जाए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ वो कॉशन ले रहे हैं और एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे सिचुएशन को। वरना जितनी तादाद में आवाम इस वक्त उनके साथ हैं, अगर वो इस पूरी सूरत हाल को आवाम की ताकत के साथ एक्सप्लॉइट करना चाहें तो ये कोई मसला ही नहीं है। जिस तरीके से फजलुर रहमान ने अंसारुल इस्लाम की जो उनकी एक फ़ोर्स है जिसके 4 से 5 हज़ार एहलकार हैं, उन 4-5 हज़ार एहलकारों के ज़रिए जिस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, रियासत को ब्लैकमेल करते हैं, मज़हब कार्ड खेलते हैं, और रियासत ब्लैकमेल भी होती है, इस्टेब्लिशमेंट भी ब्लैकमेल होती है उन 4-5 हज़ार अंसारुल इस्लाम के एहलकारों की वजह से। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास तो बहुत बड़ी
तादाद में अवामी हमायत है, बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस रास्ते पे नहीं जाएंगे कि जहां पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार पैदा हो जाए, जहां बहुत गहरी तकसीम पैदा हो जाए और ऐसे नताइज आएँ जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो सारे तज्जिए हैं, जाहिर है कि बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी अपने थिंक टैंक्स होते हैं, जो सियासी जमातें होती हैं उनके अपने थिंक टैंक्स होते हैं, फिर जो आपके माशरती मुख्तलिफ हल्के होते हैं उनके थिंक टैंक्स होते हैं। तो ये हीट जो है ये सारे महसूस कर रहे हैं, सबको पता है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा ये है कि इदारे इस वक्त खामोश तमाशाई ना बने, और जो एक गैर आइनी काम हो रहा है उसके ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन भी खामोश रहे, सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म का रोल आइन के मुताबिक अदा करने की तवक्को की जा रही है, अगर वहाँ से भी वो रोल प्ले नहीं होता, इस्टेब्लिशमेंट भी खामोश रहती है, तो फिर कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि हालात पाकिस्तान के अंदर किस जानिब जाएंगे। फिर मैं ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी भी नहीं चाहेंगे, और उनको ये करना भी नहीं चाहिए कि ये मुल्क जो है वो किसी भी तौर पर इंतशार का शिकार हो। बहुत शुक्रिया राजा साहब। व्यूअर्स, जी आज का शो था, अपने कमेंट से जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।